हाय, दिस इज सी सेट क्लास नंबर 27। आज हम पढ़ेंगे लॉजिकल रीजनिंग और एनालिटिकल एबिलिटीज और साथ ही एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी सॉल्व करेंगे। सी, ये प्रीलिम्स 2022 कोर्स है, सी सेट क्रैश कोर्स। बेसिक न्यूमरेसी 1 बाय 1 ये सारे चैप्टर्स हमने कवर किए हैं। देन वी टॉक्ड अबाउट डेटा इंटरप्रिटेशन एंड सफिशिएंसी। नाउ वी आर स्टार्टिंग विद दिस लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटीज। सी, ये जो सेक्शन है ना, दिस सेक्शन इज मोर अबाउट लाइक रीजनिंग और जो एनालिटिकल एबिलिटी का है, दिस इज मोर अबाउट कि आपको सप्लीमेंट्री नॉलेज कितना है। जैसे हम कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में एक होता है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सो वी नो अ सर्टेन थिंग्स कि वो कभी करेक्ट नहीं होगी, वो अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। सिमिलरली लॉजिकल बातें जब होती है, एनालिटिकल बातें होती है, तो इसमें कॉमन सेंस एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, कॉमन सेंस। क्योंकि ये जो सेक्शन है ना, इसमें अगर हम रूल्स की बात करें, नियम की बात करें, तो इतने ज्यादा कोई रूल्स है नहीं। दिस इज मोर अबाउट एप्लीकेशन, और एप्लीकेशन भी इन द सेंस कि हमें एक जनरल आइडिया हो गया कि सिलोजिज्म क्या होता है, स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट्स क्या होता है, कॉन्क्लूजन इन्फरेंस क्या होता है, असर्शन रीजनिंग कॉज एंड इफेक्ट। वी न्यू अ सर्टेन बेसिक थिंग्स कि इनकी डेफिनेशंस क्या है। देन इट इज ऑल अबाउट कॉमन सेंस। जैसे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, ऐसे हमारी सोसाइटी की बेसिक वर्किंग होती है, गवर्नमेंट की बेसिक वर्किंग होती है। इन सब चीजों के हिसाब से हमें कॉन्क्लूजन्स, असर्शन रीजनिंग करना पड़ता है। सो इस सेक्शन को जो हमारा अप्रोच का तरीका होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस सारे टॉपिक्स को एक बार हम इनसे फैमिलियर होते हैं। इसके बाद वी विल ट्राई टू सॉल्व क्वेश्चंस, lots and lots of questions, because this is more about application. Okay, so first of all let us get familiarized with basic definition कि what is what। जैसे कि सिलोजिज्म जो है ये ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब होता है इन्फरेंस ड्रॉ करना, डिडक्शन ड्रॉ करना, कि आपको बहुत सारा फैक्ट्स एंड स्टेटमेंट्स दिया हुआ है, अब आप उससे लॉजिक से बताओ कि क्या होने वाला है, उससे इन्फरेंस ड्रॉ करो, डिडक्शन करो, तो दैट इज सिलोजिज्म। इट इज एन इम्पॉर्टेंट सेक्शन ऑफ लॉजिकल रीजनिंग। इसमें एनालिटिकल और लॉजिकल स्किल्स कैंडिडेट की जरूरत होती है, बिकॉज यू नो सिविल सर्विसेज में भी आपको बहुत सारी फाइल्स देखना है, डेटा देखना है, रिपोर्ट देखना है, तो आपको उस रिपोर्ट से डिडक्शन करना आना चाहिए। कि जैसे फॉर एग्जाम्पल एक डिजास्टर मैनेजमेंट का रिपोर्ट आया, नाउ यू शुड बी एबल टू कॉम्प्रीहेंड दैट रिपोर्ट एंड से कि ऑल राइट, दिस इज द प्रेजेंट सिचुएशन ऑफ कोविड-19, केसेस यहाँ पे बढ़ रहे हैं, तो अब मुझे ये स्टेप लेना पड़ेगा। ये सब चीजें एनालिटिकल एबिलिटी होती है। कॉज एंड इफेक्ट क्या है, इन्फरेंसेस क्या है, स्टेप बाय स्टेप कैसे सोचना है, ये पूरा सेक्शन इसी पे बेस्ड है। तो कैंडिडेट की ये स्किल्स यहाँ पे चेक की जाती है कि उसमें क्या अजम्पशन है, अजम्पशन क्या है, क्या ट्रुथ है, क्या ट्रुथ नहीं है, कौन सा आर्ग्यूमेंट स्ट्रांग है, कौन सा आर्ग्यूमेंट स्ट्रांग नहीं है। एक आपका स्टाफ आता है, बोलता है मुझे लीव चाहिए, लीव चाहिए और अर्जेंट वर्क भी चल रहा है, लीव चाहिए उसे बिकॉज उसको से मूवी देखने जाना है, कोई नई मूवी रिलीज हुई है, तो ये स्ट्रांग रीजनिंग होगा, स्ट्रांग आर्ग्यूमेंट होगा लीव का? नहीं। स्टाफ आया है, उसको अर्जेंटली नीड चाहिए बिकॉज उसकी फैमिली में से किसी को अर्जेंट रिक्वायरमेंट है उसकी, देयर इज सम हेल्थ क्राइसिस लाइक दैट। अब ये एक स्ट्रांग आर्ग्यूमेंट होगा, तो अब आपको उसको तुरंत लीव देना पड़ेगा। सो ये जो चीजें होती है ना, ये बहुत कुछ कॉमन सेंस पे डिपेंडेंट होती है। सो उस अप्रोच को हम यहाँ पे फॉलो करेंगे। तो डिड्यूस करना है लॉजिकल मीनिंग क्या है, पॉसिबल केसेस क्या है, ऑल्टरनेटिव्स क्या हो सकते हैं, कॉन्क्लूजन्स क्या हो सकते हैं, ये सब चीजें जो होगा वो इन्फरेंस डिडक्शन का इस सेक्शन में होगा। इसका जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं, पहले हम उससे फैमिलराइज हो जाएंगे। जैसे ये एक लॉजिकल आर्ग्यूमेंट होता है। प्रीमाइस में क्या होता है, जैसे एक टर्म होता है प्रपोजिशन। प्रपोजिशन मतलब किस कॉन्टेक्स्ट में चीजें कही गई है। ये क्या होगा, स्टेटमेंट होगा, सर्टेन रिलेशन बिटवीन टू टर्म। कोई भी स्टेटमेंट है, उसके ऑब्जेक्ट्स है, सब्जेक्ट्स है, प्रेडिकेट है या कॉप्युला है, इसमें किस तरीके से लिंक्ड है सारी चीजें। जैसे कि सब्जेक्ट क्या होता है, जिसके बारे में बात की गई। सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में कोई स्टेटमेंट पास किया गया है। प्रेडिकेट क्या होता है, ये पार्ट ऑफ प्रपोजिशन होता है कि उसके बारे में क्या कहा गया, विच स्टेट्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट, उसके बारे में क्या कहा गया। और कॉप्युला होता है, ये रिलेशन होता है बिटवीन द सब्जेक्ट एंड द प्रेडिकेट। फॉर एग्जाम्पल, मेन आर एनिमल, ऑल मेन आर एनिमल्स, तो मेन क्या हुआ यहाँ पे, सब्जेक्ट, ये दोनों के बीच में लिंकेजेस। एनिमल्स क्या है, ये मेन को बता रहा है कि मेन आर एनिमल्स, तो ये प्रेडिकेट हो गया।
लाइक दैट। नो बर्ड्स आर मैमल्स, नो बर्ड्स, तो बर्ड्स क्या है, इनके बारे में बात हो रही है तो सब्जेक्ट, मैमल्स है मतलब ये फीचर बता रहा है प्रेडिकेट, और आर मतलब दिस कनेक्शन। सम पेन्स आर इरेजर्स, पेन सब्जेक्ट हो गया, इरेजर प्रेडिकेट हो गया, और ये बीच का कॉपिला हो गया। सो इस तरीके से ये स्ट्रक्चरिंग होती है। आपको बहुत सारे स्टेटमेंट दिए होंगे और उन स्टेटमेंट को समझना जरूरी होगा। जैसे कि ऑल ए आर बी, अब ये यूनिवर्सल हो गया कि सारे ए है वो बी है। नो ए इज बी, मतलब कोई भी ए ऐसा नहीं होगा जो बी है। सम ए आर बी, मतलब कुछ हैं और कुछ नहीं है। सम ए आर बी, सम है सम नहीं है। सम ए आर नॉट बी, मतलब कुछ ए बी नहीं है। तो एक पर्टिकुलर चीज बता रहा है। तो जहां ऑल है, नो है, तो ये यूनिवर्सल स्टेटमेंट्स होते हैं। जहां सम लिखा होता है वो एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स होते हैं। यहाँ पॉजिटिव है अफर्मेटिव और यहाँ नॉट लगा है तो ये नेगेटिव हो गया। तो सच टाइप ऑफ स्टेटमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। अब इसमें वेन डायग्राम और ऑयलर सर्कल्स इन रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे भी वर्क करता है कि हम उस चीज को विजुअलाइज कर दें। ये बहुत इजी तरीका होता है, इससे सारे सवाल सही हो जाते हैं। पिक्टोरियल, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करना आप सीख जाओ। जैसे कि ऑल ए आर बी, अब ऑल लिखा है यूनिवर्सल है, मतलब जो ए है वो बी तो होगा ही होगा। मतलब बी इज अ बिगर सेट और ए इज अ सबसेट। सी उसको आप ऐसे लिखोगे, ऑल ए, जो ए है वो बी होना ही होना है। ऑल ए आर बी। नो ए इज बी, अब ये यूनिवर्सल नेगेटिव है, मतलब ए अलग है और बी अलग है, इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं होगा। सम ए आर बी, ये अफर्मेटिव है और पर्टिकुलर है, मतलब दोनों में कुछ ओवरलैपिंग है बाकी नहीं है। सम ए आर बी, सम ए आर बी। सो इसको आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो कि एक बड़ा है एंड बी, ऐसा भी हो सकता है कि कुछ ए बी है या फिर बीच में कुछ ओवरलैप हो रहा है, दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। मतलब कंप्लीट नहीं है, कंप्लीट नहीं है। सेकेंड, ए सम ए आर नॉट बी, तो अब इधर इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो सम ए। अब जैसे देखो ए का ये वाला पार्ट है, लुक एट हियर, ए का ये वाला पार्ट है वो बी तो नहीं है, बट ए का ये वाला पार्ट है दिस बी के इनसाइड वो बी है, तो सम ए आर नॉट बी। तो इस तरीके से ये वेन डायग्राम्स होते हैं। इसको आगे एग्जाम्पल्स के थ्रू और देखते हैं। बट द आइडिया इज पिक्टोरल रिप्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये चीज आपने सीख लिया, आपके सारे सवाल करेक्ट हो जाएंगे। ओके ओके, सो ये प्रेमाइस है और इसका इमीडिएट ट्रिवियल कोई कंक्लूजन निकल सकता है। जैसे ऑल ए आर बी, मतलब सम बी आर ए, जनरल केस है, सारे ए बी हैं बट कुछ बी ए हो सकते हैं। ए आर बी, ऑल बी आर ए, इसमें ज्यादा ड्वेल नहीं करना है। ये एग्जाम्पल देखेंगे, ये सब चीजें बड़ी ऑब्वियस सी है, समझ में आ जाता है। सो लेट अस सी दिस एग्जाम्पल। ये 2012 का सवाल है। एग्जामिन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। Only those who have a pair of binoculars can become the member of the bird watchers club. तो जिसके पास बाइनोक्यूलर है वो ही मेंबर बनेगा बर्ड्स वॉचर क्लब का। मतलब जो बर्ड्स वॉचर क्लब है उसमें बाइनोक्यूलर होना जरूरी है। Only those who have a pair of binoculars can become the members of the bird watchers club. तो एक बर्ड वॉचर क्लब है और उसके अंदर जो बाइनोक्यूलर वाले हैं वो ही इसका केवल मेंबर बन पाएंगे। सम मेंबर्स ऑफ द बर्ड वॉचर्स क्लब हैव कैमरा। अब बर्ड वॉचर्स के कुछ मेंबर्स हैं उनके पास कैमरा है, सम नॉट ऑल। दोज मेंबर्स हु हैव कैमरा कैन टेक पार्ट इन फोटो कॉन्टेस्ट, और जिसके पास कैमरा है वो फोटो कॉन्टेस्ट में टेक पार्ट कर पाएंगे। अब इसके बेस्ड ये चार ऐसे स्टेटमेंट दे दिए। अब लुक एट दिस डायग्राम। बर्ड वॉचर्स क्लब है एक, है ना, सारे बर्ड वॉचर्स क्लब के पास क्या है, बाइनोक्यूलर है। ऑल बर्ड वॉचर्स के पास बाइनोक्यूलर है। तो बाइनोक्यूलर एक बड़ा सेट है और उसके अंदर एक बर्ड वॉचर्स क्लब आ गया। बिकॉज ओनली दोज हु हैव अ पेयर ऑफ बाइनोक्यूलर्स कैन बिकम द मेंबर्स ऑफ द बर्ड वॉचर्स क्लब। बर्ड वॉचर्स क्लब के हर मेंबर के पास बाइनोक्यूलर है। सो दिस इज लाइक पहला ये स्टेटमेंट हो। अब सम मेंबर्स ऑफ बर्ड वॉचर्स क्लब, कुछ मेंबर्स यहां से निकालो, वो कैमरा रखते हैं। सम मेंबर्स हैव कैमरा, तो उनके पास ऐसे कैमरा रखा हुआ है। अब दोज हु हैव कैमरा कैन टेक पार्ट इन फोटो कॉन्टेस्ट, मतलब कैमरा के अंदर एक सेट निकालो जो फोटो कॉन्टेस्ट में उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। दोज हु हैव कैमरास कैन टेक पार्ट इन फोटो कॉन्टेस्ट, तो मतलब फोटो कॉन्टेस्ट एक पोर्शन है और उसमें जिन जिन के पास कैमरा है वो उसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे। अब पहला क्या है, ऑल दोज हु हैव अ पेयर ऑफ बाइनोक्यूलर्स आर मेंबर्स ऑफ द बर्ड वॉचर्स क्लब। जिस जिसके पास बाइनोक्यूलर है वो सारे बर्ड वॉचर में। नो, ये वाला एरिया तो नहीं है, दिस एरिया इज नॉट देयर,
सो पहला स्टेटमेंट इज रॉन्ग. ऑल मेंबर्स ऑफ द बर्ड वॉचर्स क्लब हैव अ पेयर ऑफ बायनोक्यूलर. यस, बिकॉज ये कंडीशन दिया था कि पेयर ऑफ बायनोक्यूलर है तभी आप बर्ड वॉचर क्लब का मेंबर बन पाओगे. सो ऑल मेंबर्स ऑफ द बर्ड वॉचर्स क्लब हैव अ पेयर ऑफ बायनोक्यूलर. एब्सोल्युटली ट्रू. ऑल दोज हु टेक पार्ट इन फोटो कॉन्टेस्ट आर मेंबर्स ऑफ द बर्ड वॉचर्स क्लब. अब फोटो कॉन्टेस्ट तो बड़ा सा सेट हो गया. जरूरी नहीं है बिकॉज सम का सम आ रहा था वहां पे. सम जो थे बर्ड वॉचर्स वो कैमरा थे, फिर कैमरा वाले फोटो कॉन्टेस्ट का पार्ट थे. तो नो, ऑल नहीं आएगा यहाँ पे. वैसे भी एक चीज याद रखना है, जहां ज्यादा एक्सट्रीम आता है ऑल नन, उसके वैसे भी चांसेस कम होते हैं जब तक वो स्पेसिफिकली मेंशन नहीं हो. जैसे ये स्पेसिफिकली मेंशन है बी, और डी था नो कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन. तो नहीं, कंक्लूजन ड्रॉ हो सकता है. हम केवल इस स्टेटमेंट से ही कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि जो भी बर्ड वॉचर्स क्लब का मेंबर है उसके पास बायनोक्यूलर है. सो द राइट आंसर इज बी. तो ऐसे सवाल आते हैं यहाँ पे. अब जैसे देखो 2011 का एक और सवाल है, ऑल एनिमल्स आर कार्निवोर. सारे एनिमल्स हैं वो कार्निवोर है, मतलब कार्निवोर बड़ा हो गया और एनिमल उसका सबसेट हो गया. ऑल एनिमल्स आर कार्निवोर्स. सम एनिमल्स आर नॉट कार्निवोर. कुछ जो एनिमल्स हैं वो कार्निवोर नहीं है, मतलब दिस लाइक दिस, सम एनिमल्स आर नॉट कार्निवोर. एनिमल्स आर नॉट कार्निवोर, अब दोनों अलग अलग सेट हो गए, नॉट हो गया. सम एनिमल्स आर कार्निवोर, और कुछ जो एनिमल्स हैं, अगेन दोनों का जहां सम लिखा होता है ना वह इस टाइप से बनता है, कुछ पार्ट कुछ ओवरलैपिंग होता है. जहां ऑल लिखा होता है वहां मतलब एक के अंदर दूसरा बनेगा, लाइक एनिमल कार्निवोर के अंदर बना. जहां नन लिखा रहता है, नॉट लिखा रहता है, तो वहां पे ओवरलैपिंग नहीं होगी. ये याद रखना है. जहां ऑल है तो एक वन इज इनसाइड द अदर, जहां सम है वहां ओवरलैपिंग, और जहां पे नॉट है मतलब नो ओवरलैपिंग, लाइक दिस. तो हमने ये वेन डायग्राम बनाए. अब पहला स्टेटमेंट क्या है, ऑल एनिमल्स आर कार्निवोर, तो सारे एनिमल्स कार्निवोर है. सेकेंड स्टेटमेंट है सम एनिमल्स आर नॉट कार्निवोर, मतलब कुछ है कुछ नहीं भी हो सकते हैं, कुछ है कुछ नहीं भी हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी. थर्ड है एनिमल्स आर नॉट कार्निवोर. अब 100% है कि दोनों अलग अलग चीज है, नॉट. सम एनिमल्स आर कार्निवोर, अब सम है सम नहीं है, ऑल भी हो सकते हैं. सम एनिमल्स आर कार्निवोर, लाइक दिस. अब इनमें से कौन से स्टेटमेंट एक साथ ट्रू नहीं हो सकते. यूजुअली जो दोनों ऑपोजिट होते हैं वो एक साथ ट्रू नहीं होते हैं. जैसे कि फर्स्ट क्या लिखा है, ऑल एनिमल्स आर कार्निवोर, सारे के सारे एनिमल कार्निवोर है. और थर्ड में क्या लिखा है, एनिमल आर नॉट नॉट कार्निवोर. तो यहाँ तो कंप्लीट ओवरलैप हो रहा है और यहाँ पे जीरो ओवरलैप हो रहा है. क्वेश्चन क्या पूछा है, कैन नॉट बोथ बी ट्रू. तो ये दोनों कभी ट्रू नहीं हो सकते. तो 1 and 3 इज द आंसर. सी, वेरी सिंपल. तो इस तरीके से एप्लीकेशन करना पड़ता है यहाँ पे. ओके, आप कोशिश करो जितना इजीली हम वेन डायग्राम बनाए, और वेन डायग्राम बनाते वक्त भी एलिमिनेट करते जाओ. जो जो स्टेटमेंट नहीं आ रहा है उसको तुरंत एलिमिनेट करते जाओ, तो आपको जो करेक्ट आंसर है उसके तरफ आप बढ़ोगे और बहुत सारा कंफ्यूजन भी दूर हो जाएगा. एलिमिनेशन इसमें जरूरी होता है. तो ये तो था अपना दिस वेन डायग्राम से हम कैसे जो प्रपोजिशन दिया हुआ है, सिलोजिज्म के स्टेटमेंट्स दिए हैं वो कैसे करेक्ट करते हैं. अब जो नेक्स्ट है वो जैसे आता है, दिस इज अबाउट आर्ग्यूमेंट. आर्ग्यूमेंट मतलब आपको फैक्ट देना है, एक बात बतानी है, उस बात में कितना वजन है, बैक्ड है, लॉजिकल है, नहीं है, ये चीज होगा. सो आर्ग्यूमेंट इज अ सीक्वेंस ऑफ 2 or more फ्रेजेस, क्लॉजेस, सेंटेंसेस जिसमें कोई क्लेम किया गया है या कॉन्क्लूजन दिया गया. प्रेसिडेंट 1 2 3 से ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट करते हैं, दिस इज एन आर्ग्यूमेंट, लाइक दैट. कुछ क्लेम है, कॉन्क्लूजन है. आर्ग्यूमेंट जो होता है वो दूसरे को कन्विंस करने के लिए, अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताने के लिए होता है. स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट होते हैं, वीक आर्ग्यूमेंट होते हैं. आर्ग्यूमेंट इज अ स्ट्रॉन्ग वन अगर वो डायरेक्टली रिलेटेड है गिवन स्टेटमेंट से, और जो गिवन स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट है उसको वो फुलफिल कर रहा है. जैसे कि वहां पे कोई फैक्ट है, एक्सप्रेशन, लॉजिक है, प्रिवेलिंग है, नोशंस है, करेक्ट है वो चीज, या वो डिजायरेबल है, हार्मफुल इन केस ऑफ नेगेटिव, मतलब वो लॉजिकल लग रहा है, कॉमन सेंस है वहां पे, और वो स्टेटमेंट के कॉन्टेक्स्ट में है, तो वो स्ट्रांग हुआ. वीक आर्ग्यूमेंट क्या होता है, वीक आर्ग्यूमेंट होता है जो मतलब जस्ट फॉर द सेक ऑफ सेइंग कि आपने बोल दिया कि ये चीज नहीं है, दैट इज वीक आर्ग्यूमेंट. आपका आर्ग्यूमेंट बहुत वीक है, वो एड्रेस नहीं कर रहा है, सुपरफ्लुअस लग रहा है वो, तो दैट इज वीक आर्ग्यूमेंट. कोई लॉजिक नहीं है, कोई फैक्ट नहीं है, कोई अजम्पशन नहीं है, और प्रिवेलिंग नोशन ऑफ ट्रुथ है उसके अगेंस्ट है, तो दैट इज वीक, वो एम्बिगुअस लगेगा. तो स्ट्रॉन्ग एंड वीक. एग्जाम्पल्स फिर से देखते हैं. शुड इंडिया मेक एफर्ट टू हार्नेस सोलर एनर्जी टू फुलफिल इट्स एनर्जी रिक्वायरमेंट. सवाल है, इंडिया को हार्नेस करना चाहिए सोलर एनर्जी टू फुलफिल इट्स एनर्जी रिक्वायरमेंट.
अब आर्ग्यूमेंट है, आर्ग्यूमेंट दोनों हो सकता है, यस है या नो है, दोनों हो सकता है। यस, मोस्ट ऑफ द एनर्जी सोर्सेज यूज्ड एट प्रेजेंट आर एग्जॉस्टेबल। अब देखो ये तो स्ट्रांग लग रहा है, आज की डेट में हम फॉसिल फ्यूल ज्यादा यूज करते हैं और वो सब एग्जॉस्टेबल है। मोस्ट लिखा है, ऑल नहीं लिखा है यहाँ पे, तो दिस इज लुकिंग लॉजिकल एंड स्ट्रांग। नो, हार्नेसिंग सोलर एनर्जी रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ कैपिटल विच इंडिया लैक इन। अब ऐसा तो है नहीं, हम सोलर एनर्जी में कितने सारा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इंटरनेशनल सोलर एजेंसी अलायंस भी बना लिया हमने, तो बिकॉज लॉट ऑफ कैपिटल है इसलिए हम हार्नेस नहीं करें, ये मतलब सुपरफ्लुअसली बोल दिया कि नहीं, तो ये वीक है और ये स्ट्रॉन्ग है। सो द राइट आंसर इज ए। इस तरीके से देखना है। सो दिस इज व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से, इसमें ऐसा कोई रूल्स नहीं होते, हमको कॉमन सेंस से ये सवाल सॉल्व करने पड़ते हैं। शुड देयर बी अ टोटल बैन ऑन टोबैको प्रोडक्ट्स एंड स्मोकिंग इन इंडिया। अब ये चीज भी अगर हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं ना, तो ये सारा स्किल्स हमारा ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाता है। दैट इज वाई मैं डे वन से आपको बोलता हूँ, रीड न्यूज़पेपर, रीड वन न्यूज़पेपर एंड आपका एवरी एस्पेक्ट ऑफ दिस एग्जामिनेशन साइमल्टेनियसली प्रिपेयर होता है। अब शुड देयर बी अ टोटल बैन ऑन टोबैको प्रोडक्ट्स एंड स्मोकिंग इन इंडिया। यस, इट इज रॉन्ग टू स्मोक अवे मिलियंस ऑफ रुपी। खूब पैसा खर्च हो रहा है तो उसको नहीं करें, हम स्मोक बैन कर दें। अब ये ठीक है, बहुत स्ट्रांग तो नहीं लग रहा है, लोगों का पैसा है, दे कैन डू वॉट एवर दे वॉन्ट। नो, thousands of workers in the tobacco industry will be out of employment. Now ये सी है, अगर हमने आउटराइट बैन कर दिया तो सोचो कितने लोगों का घर में प्रॉब्लम हो जाएगा, तो उनका एम्प्लॉयमेंट चला जाएगा। एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है ये, बिकॉज टोबैको हुआ, लिकर हुआ, ये एक एक रेवेन्यू है। दिस इज अगेन वन रेवेन्यू, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है यहाँ पे। जैसे हमने फटाकों का बैन लगाया था तो वहां पे एम्प्लॉयमेंट चला गया था। No, the government will lose huge amount of money which it earns by way of taxes on these प्रोडक्ट्स। तो यस, ये सिन गुड्स कहलाते हैं, इकोनॉमिक्स में पढ़ा है हमने। अगर ये बंद हो जाएगा तो खूब रेवेन्यू भी बंद हो जाएगा, जैसे लिकर में होता है, उसको जीएसटी में नहीं रखा गया इसीलिए। सो ये दोनों आर्ग्यूमेंट स्ट्रांग है। सो द राइट आंसर इज सेकेंड एंड थ्री इज स्ट्रांग, फर्स्ट इज वीक। ओके, अब जैसे ये देखो, शुड यंग एंटरप्रेन्योर बी एनकरेज्ड। यस, दे विल हेल्प इन द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। ये तो सही लग रहा है। यस, विल रिड्यूस द बर्डन ऑन द एम्प्लॉयमेंट मार्केट। तो यस, लोग एंटरप्रेन्योर बन रहे हैं, खुद ही नौकरी ढूंढ रहे हैं, तो एम्प्लॉयमेंट मार्केट में बर्डन कम पड़ेगा। दोनों स्ट्रॉन्ग है, तो बोथ द आर्ग्यूमेंट्स आर स्ट्रॉन्ग। ओके, बोथ द आर्ग्यूमेंट्स आर स्ट्रॉन्ग। तो हमें ऐसा लॉजिकल, कॉन्टेक्चुअल, कॉमन सेंस, जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन जैसे कॉन्स्टिट्यूशन की, ऐसे बेसिक स्ट्रक्चर जो हमारा कॉमन सेंस है उसके हिसाब से स्ट्रॉन्ग और वीक आर्ग्यूमेंट्स डिसाइड करने पड़ते हैं। अब कुछ होते हैं अजम्पशंस, जैसे हम कोई काम करते हैं, आई एम टीचिंग यू, तो आई एम अज्यूमिंग यू कि आप भी उतने ही मेहनत से सारा होमवर्क कर रहे हो, आंसर राइटिंग कर रहे हो, रिवाइज कर रहे हो, एवरीथिंग यू आर पुटिंग योर एफर्ट, दिस इज माई अजम्पशन। सो assumption is something which is supposed to assume, that is why मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ कि I am working hard so that you also work hard, तो this is my assumption। तो ये एक हाइपोथेसिस है जिसके बेसिस पे हम काम करते हैं। गवर्नमेंट ने जैसे डिजिटल इंडिया का पुश किया, तो गवर्नमेंट को ऐसा लगा कि डिजिटल इंडिया से लोगों की लाइफ बेटर होगी, हमने जनधन आधार योजना ये लेके आए, जैम ट्रिनिटी लेके आए, तो वी एक्सपेक्टेड, वी हैड दिस assumption that it is going to help you a lot। सो दिस इज अजम्पशन। हम कोई भी काम करते हैं तो अजम्पशन करते हैं। आप पढ़ाई कर रहे हो, आपने अज्यूम कर रखा है आपका सिलेक्शन होगा, तभी तो पढ़ाई कर रहे हो। सो दिस इज अजम्पशन। सो इन दिस सिचुएशन हम देखते हैं कि अजम्पशन क्या है कोई भी काम करने में। अगेन कोई रूल नहीं है इसका, बस कॉमन सेंस होना चाहिए, वो मोर देन सफिशियंट है। जैसे कि कुछ वर्ड्स है वो भी आप ध्यान रखो, जैसे ऑल कहाँ लिखा है ना, ये ट्रिगर वर्ड्स होते हैं, ऑल, ओनली, ईच, एवरी, सम, फ्यू, मैनी, लार्ज, ये डेफिनेटिव नहीं है, बट ऑल, ओनली, ईच, एवरी ये डेफिनेटिव है। डेफिनेटिव है, ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। सम, फ्यू, मैनी, लार्ज आर नॉट डेफिनेटिव। इससे डिफरेंशिएट करने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये एक सवाल आया, यूनियन गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू विड्रॉ एग्जिस्टिंग टैक्स रिलीफ ऑन वेरियस स्मॉल सेविंग स्कीम्स इन अ फेज्ड मैनर टू ऑगमेंट इट्स टैक्स कलेक्शन। तो हमें विड्रॉ कर लिया टैक्स रिलीफ ताकि और ऑगमेंट हो पाए टैक्स कलेक्शन, जो पहले रिलीफ दिया था टैक्स, उसको विड्रॉ कर लिया। पीपल में स्टिल कंटिन्यू टू कीप मनी इन अ स्मॉल सेविंग स्कीम्स एंड ऑल्सो पे टैक्सेस। द टोटल टैक्स कलेक्शन में इंक्रीज सब्सटेंशियली। सो एनी मेजर इज टेकन अज्यूमिंग दैट इट वुड बी एक्सेप्टेड बाय द पीपल। गवर्नमेंट को अगर ऐसा लगता कि लोग एकदम विद्रोह करने लग जाएंगे या बहुत अपोज करेंगे, तो वो स्टेप ही नहीं लेती। तो ये अज्यूम है कि पीपल अभी भी स्मॉल सेविंग स्कीम करेंगे और टैक्स भी पे करेंगे।
सेकंड, पहला ये था कि हमें टैक्स कलेक्शन बढ़ाना है। अब टैक्स कलेक्शन बढ़ाना है इसलिए हमने ये स्टेप लिया, तो हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि सेविंग्स का जो स्टेप लिया है इससे टैक्स कलेक्शन बढ़ेगा। सो द राइट आंसर इज डी। ये दोनों के दोनों इम्प्लिसिट है, ये दोनों इम्प्लिसिट है इस स्टेटमेंट में। इफ इट डज नॉट रेन थ्रू आउट दिस मंथ मोस्ट फार्मर्स विल बी इन ट्रबल, ये एक अजम्पशन है। टाइमली रेन इज एसेंशियल फॉर फार्मिंग, मतलब अगर टाइम पे रेन नहीं हुआ तो ट्रबल हो जाएगी फार्मर्स को। तो हमने क्या अज्यूम कर रखा है कि अगर टाइम पे रेन नहीं हुआ तो मतलब फार्मर्स को ट्रबल होगा। दिस टेल्स कि रेन बहुत जरूरी है, रेनफॉल बहुत जरूरी है फार्मिंग के लिए। यस, दिस इज इम्प्लिसिट। मोस्ट फार्मर्स आर जनरली डिपेंडेंट ऑन रेन्स। अब यहां हमने क्या लिखा, मोस्ट फार्मर्स ट्रबल में होंगे, मतलब मोस्ट फार्मर्स रेन पे डिपेंडेंट है। दिस इज ऑल्सो अजम्पशन, तो दीज टू आर अगेन हमने अज्यूम कर रखा है यहाँ पे विद इन एन। अब जैसे ये बताओ, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी इन्फॉर्म द कंज्यूमर थ्रू अ नोटिस दैट दोज हु डिड नॉट पे देयर बिल बाय द ड्यू डेट वुड बी चार्ज्ड पेनल्टी फॉर एवरी डे ऑफ डिफॉल्ट। अगर आप ड्यू डेट तक बिल पे नहीं करोगे तो आप पे पेनल्टी लगेगी, बाय डिफॉल्ट पेनल्टी लगना चालू हो जाएगा। क्या अज्यूम कर रखा है इलेक्ट्रिसिटी कंपनी ने? मनी कंट्रोल्ड एज पेनल्टी वुड कंपनसेट फॉर द लॉसेज इनकर्ड ड्यू टू डिले इन मेकिंग पेमेंट ऑफ द बिल। यस, जो टाइम पे बिल नहीं दे रहे हैं उन पे पेनल्टी लगा रही है, बिकॉज बिल टाइम पे आता, गवर्नमेंट का काम होता, बट ये बिल ही नहीं पे कर रहे हैं तो इन पे पेनल्टी लगा दी। तो इससे क्या हो रहा है, कंपनसेट हो रहा है जो भी डिले हुआ, टाइम पे पेमेंट नहीं होने पे जो नुकसान हुआ वो हमने पेनल्टी लगा के भरपाई कर लिया। यस, पीपल जनरली नीड नोटिस। अगर ऐसा अज्यूम नहीं होता तो हम नोटिस क्यों देते? अगर हमें पता होता कि नोटिस का जवाब नहीं आएगा तो why will we put so much of effort and send the notice? No, we don't. So that is why we are sending this notice generally, क्योंकि people respond करेंगे। Majority of people would pay their bills by the due date to avoid penalty, और ये भी हम अज्यूम कर रहे हैं कि ज्यादातर लोग पेनल्टी के डर से वो टाइम पे बिल पे कर देंगे। तो ये तीनों चीज अज्यूम है, तभी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने ये नोटिस भेजा। सो तीनों के तीनों इम्प्लिसिट है। तो इस तरीके से हमें अजम्पशंस देखने हैं, यहाँ पे अजम्पशंस देखने होते हैं। ओके, अब जैसे ये कोर्स ऑफ एक्शन होता है, बहुत बार आपको एक केस स्टडी आ गया, अब आप क्या स्टेप्स लोगे, क्या एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन लोगे, उसका फॉलो अप कैसे लोगे, उसको इम्प्लीमेंट कैसे करोगे, इसको कोर्स ऑफ एक्शन बोलते हैं। ये लॉजिकल रीजनिंग एबिलिटी बताता है किस तरीके से इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग होगी एटसेट्रा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे लार्ज नंबर ऑफ इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स हैं कंट्री में, आर नॉट इन अ पोजिशन टू हैव गेनफुल एम्प्लॉयमेंट एट प्रेजेंट and the number of such unemployed engineers are likely to grow in future। तो ये एक स्टेटमेंट दिया, इंजीनियर्स बहुत हैं और एम्प्लॉयमेंट उनको है नहीं, और ऐसे इंजीनियर्स और बनने वाले हैं जो अनएम्प्लॉयड रहेंगे। कोर्स ऑफ एक्शन क्या करें? अब इसको ठीक करने के लिए हम क्या करें? गवर्नमेंट शुड लॉन्च अट्रैक्टिव एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग स्कीम्स। ये जैसा ही ये ऐसे शब्द होते हैं ना, ये पॉन्जी होते हैं ये सारे। ओके, बट यहाँ पे ठीक लग रहा है, ये लॉन्च करें अट्रैक्टिव एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग स्कीम्स एंड एनकरेज दीज ग्रेजुएट्स टू ऑप्ट फॉर सच स्कीम्स टू इफेक्टिवली यूज देयर एक्सपर्टीज एंड नॉलेज। ऑल राइट, दिस हैपन ड्यू टू proliferation of engineering colleges in the country and thereby lowering the quality of the engineering graduates. Now see, these colleges which are not equipped to impart quality education should be closed down immediately। यहाँ तक तो ठीक लग रहा था, बट अब ऐसा नहीं कर सकते कि हम कॉलेजेस को बंद कर दें। वहां पे भी कितना एम्प्लॉयमेंट वगैरह होगा, स्टाफ होगा, जो बच्चे पढ़ रहे हैं वहां पे। वी कैन नॉट शट डाउन द कॉलेजेस लाइक दिस। तो ये तो नहीं करेंगे हम कि हम इमीडिएटली, इस वर्ड ने इस सेंटेंस को खराब कर दिया, इमीडिएटली तो नहीं करेंगे हम। तो ये तो गया। अब गवर्नमेंट शुड लॉन्च अट्रैक्टिव, ये वर्ड अलार्म लग रहा था, बट ओवरऑल इसमें और कोई रेड फ्लैग नहीं दिख रहा। गवर्नमेंट को लॉन्च करना चाहिए एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग स्कीम। एनकरेज वर्ड भी सूटेबल वर्ड। देखो, कुछ शब्द होते हैं ना जो पॉजिटिव टोन के होते हैं, कुछ नेगेटिव टोन के होते हैं। ये पॉजिटिव है, सेफ वर्ड है। एनकरेज करे, इफेक्टिवली यूज करे, एक्सपर्टीज एंड नॉलेज, बड़ा सेफ सा स्टेटमेंट है। ये थोड़ा लग रहा था कि अट्रैक्टिव ऐसा कुछ करे, पॉन्जी स्कीम टाइम वाला, बट अदरवाइज इस स्टेटमेंट में और कोई रेड फ्लैग नहीं है। तो वी विल कंसिडर कि ये काम किया जा सकता है। और अट्रैक्टिव भी इसलिए है बिकॉज सपोज सबने इंजीनियरिंग किया है तो दे वांट जॉब जो इंजीनियरिंग से लिंक्ड हो, रिलेटेड हो। So this will be the course of action। अब स्टेटमेंट है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन रिसीव्स द कंप्लेंट ऑफ एन ऑफिसर टेकिंग ब्राइब टू द ड्यूटी ही इज सपोज टू। अब आप क्या करोगे? सीबीआई शुड ट्राई टू कैच द ऑफिसर रेड हैंडेड एंड देन टेक अ स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट हिम। वेरी लॉजिकल केस स्टडी में ऐसे ही करेंगे, हम उसको कैच करने की कोशिश करेंगे।
CBI should wait for some more complaints about the officer to be sure about the matter. बट इससे तो डिले हो रहा है, आप ड्यूटी नहीं कर रहे, आपको कंप्लेंट आ गई है, स्टिल यू आर नॉट टेकिंग एक्शन, ये कभी नहीं होगा. सो ए इज द आंसर. ओके, अब कंक्लूजन क्या होता है, बहुत सारे फैक्ट्स दिए उससे इन्फर करके आपको एक कंक्लूजन बताना है. सो दैट इज व्हाई मैंने ये सारा सेक्शन एक ही इसमें कवर कर दिया, बिकॉज सब मिलते जुलते ही है, बस एक ही थीम कॉमन है और वो है आपका कॉमन सेंस. फॉर एग्जाम्पल, in a one-day cricket match, the total runs made by team were 200, out of which 160 runs were made by spinner. 200 रन बने जिसमें से 160 स्पिनर्स ने बनाए. 80% of the team consist of spinner. अब ये क्या लॉजिक हुआ कि 160 रन स्पिनर ने बना दिए, मतलब 80% टीम में स्पिनर्स ही थे. इंडिया में अक्सर ऐसा होता है, हमारे टॉप प्लेयर्स तो खेलते हैं नहीं, फ्लॉप शो होता है. जो टेल एंडर्स होते हैं वो बहुत अच्छा खेलते हैं, मेजोरिटी रन्स वही बना देते हैं. बट दिस डजंट मीन कि पूरे टेल एंडर ही स्पिनर्स हैं. नो, तो ये करेक्ट नहीं बैठ रहा है. द ओपनिंग बैट्समैन वर स्पिनर. अब ये लॉजिक भी आउट ऑफ द वर्ड है, ये भी नहीं है. ऐसा कहाँ लिखा है कि ओपनिंग स्पिनर्स है? सो नन ऑफ द अबव यहाँ पे होगा. तो कंक्लूजन हम ड्रॉ नहीं कर पा रहे हैं, यहाँ पे नन है. जैसे इंडिया इज बिकमिंग एन इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन, पॉल्यूशन इज कनेक्टेड प्रॉब्लम विद इंडस्ट्रियलाइजेशन. दो स्टेटमेंट है. कंक्लूजन क्या हुआ? ऑल इंडस्ट्री सेंटर्स आर पॉल्यूटेड. जहां ऑल लिखा है, एक्सट्रीम स्टेटमेंट दिया है, सारे इंडस्ट्री सेंटर पॉल्यूटेड है. नो, ऐसा नहीं कहा जा सकता कि सब पॉल्यूटेड है, कुछ अच्छे भी तो हो सकते हैं. इंडिया इज पॉल्यूटेड, अब ये कैसा स्टेटमेंट है? आउटराइटली बोगस है. पॉल्यूटेड नेशंस आर इंडस्ट्रियलाइज्ड. अब सी, पॉल्यूशन इज कनेक्टेड प्रॉब्लम विद इंडस्ट्रियलाइजेशन, मतलब पॉल्यूशन इंडस्ट्रियलाइजेशन साथ साथ है, तो पॉल्यूटेड नेशंस इंडस्ट्रियलाइज्ड हो सकते हैं. ऑल राइट, बट नहीं भी हो सकते. पॉल्यूशन इंडस्ट्रियलाइजेशन जरूरी नहीं है, कुछ ऐसे कंट्री भी होंगे जो इंडस्ट्रियलाइज्ड हैं बट पॉल्यूटेड नहीं है. इंडिया माइट, अब जहां माइट होता है ये यूनिवर्सल नहीं है, ये पॉसिबिलिटी है. 1% भी पॉसिबिलिटी है तो ये करेक्ट है स्टेटमेंट. तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, बिकॉज इंडिया माइट बी पॉल्यूटेड, बिकॉज यहां क्या लिखा है? इंडिया इज बिकमिंग इंडस्ट्रियलाइज्ड, pollution is connected with industrialization. So even there is a 1% chance, this chance makes this statement true. So only 4 is correct. ये गलत है. This only conclusion we can draw. Okay. So see, so easy. Just use common sense and solve the question. It is very easy. Inference is the act or process of deriving logical conclusion from premise known or assumed to be true. अब देखो ये सब मिलते जुलते हैं, inference, conclusion, draw, assumption, etc. इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, प्रश्न को पढ़ना है, लॉजिकली उसको सॉल्व करना है, कॉमन सेंस से आपका आंसर आ जाएगा. ओके, जैसे कि द बॉडी ऑफ एनीवन इन्फेक्टेड बाय वायरस एक्स विल अफेक्ट आफ्टर अ वीक. ओके, बॉडी है एनीवन इन्फेक्टेड बाय वायरस एक्स विल आफ्टर अ वीक प्रोड्यूस एंटीबॉडीज टू फाइट द वायरस. द एंटीबॉडीज विल इंक्रीज इन नंबर फॉर द नेक्स्ट ईयर और सो. तो जिसको वायरस का इन्फेक्शन हुआ है उसके पास एंटीबॉडी बनेगी वायरस से फाइट करने के लिए, और वो एंटीबॉडी इंक्रीज होगी वायरस से फाइट करने के लिए, बिकॉज सोल्जर्स चाहिए बहुत ज्यादा. तो ये पहला स्टेटमेंट हो गया. देयर इज नाउ अ टेस्ट दैट रिलायबली इंडिकेट्स हाउ मेनी एंटीबॉडीज आर प्रेजेंट इन अ पर्सन्स बॉडी. आजकल कोविड के कॉन्टेक्स्ट में ये टेस्ट भी काफी हो रहे हैं, एंटीबॉडी टेस्ट होता है. If the results are positive, this test can be used during the first year of infection to estimate within a month how long that person has had the virus. जैसे सेरो सर्वे जो हुआ था उसमें क्या हो रहे थे, हम बॉडी की एंटीबॉडी पता लगा रहे थे कि इतने लोगों के पास एंटीबॉडी है, मतलब वो इन्फेक्टेड हो चुके हैं वायरस से. अब देखो इसमें भी कॉमन थीम क्या है, आपको रीडिंग एबिलिटी आनी चाहिए. इसीलिए मैं डे 1 से बोल रहा हूँ, ऐसे बोल बोल के पढ़ो, ऐसे अंडरलाइन करके पढ़ो. आपने एक ये स्किल सीख लिया, आपको हर जगह एवरी एस्पेक्ट ऑफ दिस एग्जामिनेशन में वो बेनिफिट होगा. तो दैट इज वे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जरूरी होता है. स्टूडेंट्स को बहुत सारी चीजें आती है बट वो फॉर्मल वे में पढ़ ही नहीं पाते, तो फिर डिफिकल्टी आता है उनको सी सेट में. दैट इज वे रीडिंग एबिलिटी बढ़ाओ, और इसीलिए मेंस में राइटिंग एबिलिटी इंप्रूव करो, और देन इंटरव्यू में आप स्पोकन एंड दिस जो सॉफ्ट स्किल्स हैं उसमें वर्क करो. ये सब चीज एक साथ चलती है, ये सब प्रिपरेशन अलग नहीं है, सब कंबाइंड है. Anyway, let us come back to this. So, which of the following conclusion यहाँ पे ड्रॉ हो सकता है? अब देखो, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हमारा अच्छा है, जो लिखा है वो हमें समझ में आता है, पढ़ना भी आता है, तो ये आसानी से हो जाएगा. एंटीबॉडीज इंक्रीज द नंबर ओनली, जहां ओनली लिखा होता है अलर्ट, अंटिल दे हैव डिफीटेड द वायरस. नो, ऐसा कुछ नहीं है, थोड़े टाइम तक और रहती है वो एंटीबॉडी. विदाउट द टेस्ट फॉर एंटीबॉडी देयर इज नो वे ऑफ एस्टैब्लिशिंग वेदर अ पर्सन इज वायरस. अब ये पैराग्राफ मैंने पढ़ा भी नहीं होता ना, मैं पहले ही बता देता ये गलत है, ये भी गलत है,
एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड ओनली फॉर वायरल इन्फेक्शन दैट कैन नॉट बी फॉट बाय एनी अदर बॉडी डिफेंसेस। हो सकता है क्योंकि उसको हम डिफेंड नहीं कर पा रहे तो हमें एक एक्स्ट्रा एंटीबॉडी बनानी पड़ रही है। लेट अस सी, अभी इसको हम सही गलत नहीं मान रहे। लेट अस सी, anyone infected by virus X will for a time fail to exhibit infection if tested by the antibody test। अब ये कैसा लॉजिक हो गया कि जो इन्फेक्ट हुआ है वो फेल हो जाएगा एग्जिबिट इन्फेक्शन अगर वो टेस्ट हो गया उसका एंटीबॉडी। नो, बोगस है। दिस इज द राइट ऑप्शन। अब एक और चीज होती है, ये हमने पहले ही कैंसिल कर दिया, अब हमें बेस्ट बताना है। हम फुल्ली कन्विंस नहीं है बट दिस इज बेटर देन डी, सो दिस इज सी इज द राइट आंसर। ओके, सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। अब एक आता है असर्शन एंड रीजनिंग। डिक्शनरी में असर्शन का मतलब होता है आपने उसको बातें मनवा ली, जैसे बिजनेसमैन सेल्स में भी होता है, वो असर्शन रीजनिंग करते हैं, क्लेम करते हैं फोर्सफुली कि ये ऐसा है वैसा है, लाइक दैट। बट जो रीजन होता है वो फैक्ट होता है, जो फैक्ट बेस्ड होता है, फैक्ट बेस्ड। तो ये होता है असर्शन एंड रीजनिंग। अब जैसे असर्शन रीजनिंग में ऐसा आ सकता है कि चार आपको एबीसीडी ऐसा होता है कि पहला स्टेटमेंट भी सही है, दूसरा भी सही है, और जो दूसरा है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन पहले का है। पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, बट ये एक्सप्लेनेशन नहीं है। पहला सही है, दूसरा गलत है, पहला गलत है, दूसरा सही है। ऐसे करके चार ऑप्शन बनते हैं। जैसे कि देखो, पहला स्टेटमेंट है मोस्ट ऑफ एंशिएंट सिविलाइजेशन ग्रू नियर द रिवर्स। स्टेटमेंट है द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ मैन वॉज एग्रीकल्चर। अब देखो, पहला स्टेटमेंट तो सही है, इंडस देखो, मेसोपोटामिया देखो, चाइनीज देखो, रिवर्स के पास ग्रो हुई है। मोस्ट भी लिखा था, ऑल होता तो हम एक बार फिर भी डाउट करते, मोस्ट लिखा है। मेन ऑक्यूपेशन यहाँ पे लिखा वो एग्रीकल्चर, नो, एग्रीकल्चर नहीं, रिवर से वाटर रिक्वायरमेंट पूरी हो रही थी इसलिए हम रिवर के पास में थे। अब वाटर रिक्वायरमेंट तो ड्रिंकिंग वाटर भी हो सकता है, एग्रीकल्चर भी हो सकता है। सो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, बट दिस इज नॉट द ओनली रीजन कि पहला स्टेटमेंट से हमने मैन यहाँ पे एस्टैब्लिश हुआ। नो, एंशिएंट सिविलाइजेशन रिवर के पास गई, इसके बहुत सारे रीजन थे, केवल ये नहीं मेन ऑक्यूपेशन ऑफ मैन वाज एग्रीकल्चर। नो, क्योंकि यहाँ फर्टाइल था, वाटर इजीली अवेलेबल था, बट ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा? बी इज द राइट आंसर। अब जैसे इंटरपर्सनल रूल्स रिलेट्स टू अ पर्सन्स बिहेवियर दैट फोकसेस ऑन इंटरपर्सनल कांटेक्ट। इंटरपर्सनल रूल्स हैं, बिहेवियर है इंटरपर्सनल कांटेक्ट पे। ओके, सच रूल्स आर डिराइव डायरेक्टली फ्रॉम द अथॉरिटी एंड स्टेटस। अब देखो, असर्शन ट्रू है, इंटरपर्सनल रूल्स होते हैं वो बताते हैं कि पर्सन का, जैसे सोसाइटी है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें कैसा बिहेवियर है, इंटरपर्सनल कांटेक्ट कैसा है, दिस इज ट्रू। सेकंड जो है वो है रोल्स डिराइव होते हैं डायरेक्टली फ्रॉम अथॉरिटी एंड स्टेटस। जैसे गवर्नमेंट सर्विसेज में किस रैंक पे हो आप, किस पोस्ट पे हो, उसके हिसाब से आपका रोल एंड बिहेवियर डिसाइड हो रहा है। इंटरपर्सनल, आप कैसे सीनियर्स एंड जूनियर्स कैसे बात कर रहे हो, लाइक दैट। तो ये भी सही है, ये भी सही है, और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी हो रहा है, सो ए इज द राइट आंसर। वी प्रेफर टू वियर व्हाइट क्लोथ्स इन विंटर। व्हाइट क्लोथ्स विंटर में पहनते हैं। व्हाइट क्लोथ्स आर गुड रिफ्लेक्टर ऑफ हीट। तो ये तो सही है कि जो व्हाइट है वो अल्बिडो ज्यादा रिफ्लेक्ट करता है, बट इसीलिए व्हाइट हम समर में पहनते हैं, विंटर में तो हम डार्क कपड़े पहनते हैं। तो पहला गलत हो गया, पहला गलत हो गया, तो डी इज द आंसर। ओके, सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। नेक्स्ट, व्हेन वी एग्जामिन थिंग्स देन वी सीक टू एक्सप्लेन व्हाई द थिंग्स हैपेंड द वे दे डिड। तो ये होता है कॉज एंड इफेक्ट। कोई इवेंट हुआ तो क्यों हुआ, अगेन कुछ डिफरेंशिएट नहीं करना है, बस कॉमन सेंस लगाना है। ये सब चीज कॉमन सेंस है, बस अलग अलग नाम से उनको लिख दिया है, कॉज एंड इफेक्ट, लॉजिकल रीजनिंग में। लाइक ये आपका इन्फरेंस ड्रॉ हो रहा है, अजम्पशन है, लाइक दैट, सब कॉमन सेंस है ये। लाइक दिस, इन द गिवन सिचुएशन आइडेंटिफाई विच स्टेटमेंट इज द कॉज एंड विच इज इफेक्ट। तो सी, Ustad Zakir Hussain is a genius who has composed amazing musical pieces through years of determination and hard work. Looking good. Ustad Zakir Hussain was awarded the National Award for Achievement in Music. अब सी, बी हुआ, अवार्ड दिया, तो कोई रीजन तो होगा ना अवार्ड देने का, ऐसे सबको तो अवार्ड मिलता नहीं है। तो जाकिर हुसैन साहब को अगर नेशनल अवार्ड मिला, म्यूजिक में मिला, तो देयर हैज टू बी सम रीजन, और रीजन ये पहले वाला स्टेटमेंट ए है। तो इससे क्या हुआ कि ए इज द कॉज ऑफ बी। ए हुआ, ए इज द कॉज ऑफ बी, मतलब बी हुआ क्योंकि ए था, एंड बी इज द इफेक्ट ऑफ ए। इफेक्ट ऑफ ए बिकॉज वो बहुत हार्डवर्किंग डिटरमाइंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कंपोजर है, इसीलिए उनको नेशनल अवार्ड मिला गया। ऐसे स्टेटमेंट्स भी आते हैं। अब जैसे ये बताओ, रेलवे सिग्नलिंग सिस्टम इज नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली।
देयर हैव बीन मेनी रेल एक्सीडेंट्स लेटली। अब देखो ये प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है इसलिए यहाँ पे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। तो ये क्या हुआ, कॉज हुआ, ये क्या हुआ, इफेक्ट हो गया, सिंपल। ऑलराइट, द कॉलेज हैज फाइनली रिसीव्ड अक्रेडिटेशन एंड हैज गेन्ड द स्टेटस ऑफ डीम्ड यूनिवर्सिटी। तो अब इसका इफेक्ट क्या होगा, कॉलेज जब बढ़िया अक्रेडिटेशन मिल गया है उसे, डीम्ड यूनिवर्सिटी हो गया। प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज विल नाउ हैव टू बी रिटेन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। प्रिंसिपल को रिटेन करना पड़ेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सीकिंग एडमिशन टू दिस कॉलेज इन द नेक्स्ट एकेडमिक ईयर वुड ड्रॉप सिग्निफिकेंट। क्यों बढ़ना चाहिए जबकि अच्छा स्टेटस मिल गया है। तो कॉलेज विल चार्ज अ लेसर फी फ्रॉम ऑल द स्टूडेंट्स डिस्पाइट नॉट ग्रांटिंग ग्रांट फ्रॉम द गवर्नमेंट। अब ग्रांट भी नहीं मिल रही है, स्टूडेंट से पैसे तो लेने पड़ेंगे ना, तो ये भी गलत है। रेपुटेशन ऑफ द कॉलेज अमंग्स द स्टूडेंट्स पॉपुलेशन इज जनरल in general has improved. So yes, this is true, reputation up हो गई है. So the answer is D. So this is how syllogism work करता है, reasoning. Okay. Now coming to RC, soil in which nearly all our food grows is a living resource that takes years to form. तो पहला स्टेटमेंट है सॉइल एक लिविंग रिसोर्स है, बहुत साल लगते हैं सॉइल बनाने में। हमने जीएस रिवीजन क्लास में सॉइल प्रोफाइल पढ़ा था। Yet it can vanish in minute, बट बनने में बहुत टाइम लगता है, बिगड़ना मिनट्स में हो जाता है। Each year 75 billion ton of fertile soil is lost to erosion. Erosion मतलब मिट्टी बह के चली जाती है, by fluvial हो सकता है, by aeolian हो सकता है। That is alarming, and not just for food producers. Soil can trap huge quantities of carbon dioxide in the form of organic carbon and prevent it from escaping into the atmosphere. मतलब soil गई तो कार्बन भी रिलीज हो जाएगा, कार्बन रिलीज होगा, ग्लोबल वार्मिंग होगा, तो इसीलिए सॉइल का होना जरूरी है। अब अजम्पशन क्या है, अजम्पशन हमने यहाँ पे क्या अज्यूम किया, लार्ज स्केल सॉइल इरोजन इज अ मेजर रीजन फॉर वाइड स्प्रेड फूड इनसिक्योरिटी इन द वर्ल्ड। सॉइल इरोजन एंथ्रोपोजेनिक है, ऐसा कहीं लिखा तो नहीं है कि सॉइल इरोजन केवल और केवल एंथ्रोपोजेनिक है। सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ सॉइल हेल्प्स इन कॉम्बैटिंग क्लाइमेट चेंज। अब इस स्टेटमेंट को आप गलत करके बताओ, आप ये बोलो कि सस्टेनेबल मैनेजमेंट नहीं है जरूरी क्लाइमेट चेंज को कॉम्बैट करने के लिए, तो गलत हो जाएगा फिर स्टेटमेंट। मतलब आप इस स्टेटमेंट को नो नहीं बोल सकते, नेगेटिव नहीं बना सकते, तो दिस हैज टू बी ट्रू। तो 3 तो होगा, दिस इज कॉल। सो द राइट आंसर हियर इज बी, बिकॉज ये भी गलत था, पहले ही हमें पता था एंथ्रोपोजेनिक नहीं है, तो हमने ये गलत कर दिया, ये गलत कर दिया, ये गलत कर दिया। अब देखो एक ही स्टेटमेंट हम श्योर है एंथ्रोपोजेनिक है नहीं, दिस रॉन्ग, दिस रॉन्ग, दिस रॉन्ग, 3 इज द आंसर। तो ऐसा स्ट्रीट स्मार्टनेस भी होना चाहिए। साइमल्टेनियसली वर्क करो, क्वेश्चंस को भी पढ़ो और एलिमिनेट भी करते जाओ, इससे चीजें आसान होती है। ओके, सो दिस कवर्स अवर, इसकी मैं कुछ एक एक्सरसाइजेस भी शेयर करूंगा आपसे। दिस कवर्स दिस लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल